हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में कि बेसिकली ये क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है क्या, कैसे जेम पे क्वाड्रेंट डिसाइड होते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पूरा क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी का इकोसिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में समझेंगे। क्योंकि अगर आपने क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी को डिटेल में समझ लिया, क्वाड्रेंट को आप डिटेल में समझ गए, तो आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट अपलोडिंग बहुत इजी टास्क हो जाएगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि अगर आप एक रीसेलर है तो आपको किन प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी है कि आपको ओईएम से ऑथराइजेशन लेनी ही पड़ेगी, किन प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको ओईएम से ऑथराइजेशन नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर आप एक ओईएम है तो आपको भी ये चीज़ें क्लियर होगा कि आपको कैसे अपने ओईएम पैनल को मैनेज करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करना है क्वाड्रेंट में, कि अगर मान लो आपका प्रोडक्ट Q3 में, अगर आप चाहते हो उसको Q2 में शिफ्ट कराना, वो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे वो शिफ्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी में है। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में पूरी क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी को समझेंगे, जिससे कि रीसेलर ओईएम दोनों का बेनिफिट है, दोनों को ही क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर आप भी एक एक्सपर्ट सेलर बनना चाहते हैं या टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह आती है उनका नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको हमारे सभी पेड कोर्सेज तो मिलते ही है, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आती है वो सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में फ्री में मिल जाता है, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के मैं आपको क्वाड्रेंट मैनेजमेंट पॉलिसी समझाता हूँ। ये बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है क्वाड्रेंट का, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको एक्सरसाइज नोट के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये जो मैंने क्वाड्रेंट का स्पेशली डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में हमारे ये कुछ 4 क्वाड्रेंट है, Q1 क्वाड्रेंट, Q2, Q3, Q4 और Q5 क्वाड्रेंट भी है। लेकिन मैंने बताया ना Q5 क्वाड्रेंट अभी वर्किंग नहीं है, वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ खास काम हो नहीं रहा। Q1, Q2, Q3, Q4 है क्या, ये है क्वाड्रेंट, और इन क्वाड्रेंट के अंदर प्रोडक्ट्स को कवर किया गया है। तो अब इन क्वाड्रेंट के अंदर प्रोडक्ट को कवर किया गया है, तो यहाँ पे डिटेल दी गई है कि Q1 में कौन कौन काम कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, Q2 में कौन कौन काम कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, Q3, Q4, मतलब क्वाड्रेंट में यही आपको समझ आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पर्सन काम कर सकता है, कौन सा पर्सन काम नहीं कर सकता। तो अगर आप क्वाड्रेंट समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको इस क्वाड्रेंट में काम करना है तो आप किस बेसिस पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं Q1 कि हमारा क्वाड्रेंट 1 है क्या, मतलब तो Q1 कैटेगरी में देखिए सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है इन्होंने, टू बी प्रोसीड डायरेक्टली फ्रॉम ओईएम ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस Q1 जो कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट कवर होते होंगे उस कैटेगरी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कौन सेल कर सकते हैं, सिर्फ ओईएम जो है Q1 कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई सोचे रीसेलर उस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहे नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह सेलर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और एक होता है कि रीसेलर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करके रीसेल कर रहा है। तो जेम पोर्टल पे क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं और आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है तो ही आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे जेम पोर्टल पे। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप किसी से परचेज करके रीसेल करते हो उसे, तो आप Q1 कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट कवर होते होंगे उन प्रोडक्ट को आप Q1 कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते। इसके बाद आगे आप मान लीजिए आप ओईएम है Q1 कैटेगरी के, तो आप ओईएम है तो आपको क्या क्या परमिशन मिलेगी और आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ओईएम है, ओईएम के लिए सबसे पहले आपको अपना वेंडर असेसमेंट कराना होगा, जो QCI के थ्रू होता है, जेम पोर्टल के थ्रू होता है, आपको अपना वेंडर असेसमेंट कराना होगा। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया है ओनली QCI वेरीफाइड एग्जाम्प्टेड ओईएम इन दिस कैटेगरी, मतलब जो भी QCI या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आके ओईएम बने होंगे, मतलब जेम पोर्टल पे आपको अपना डिक्लेयर करना होगा कि आप ओईएम है। ओवरऑल कहने का मतलब आप अगर Q1 कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट आते हैं तो आपको क्या है, सबसे पहले अपना वेंडर असेसमेंट भी कराना पड़ेगा, जिससे कि वेरीफाइड हो जाए कि आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पेयरिंग बाय रीसेलर। यहाँ पे देखिए मैंने पीछे बताया ना, कैटलॉग क्रिएट करने के 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है पेयर, एक होता है क्लोन, एक होता है फ्रेश लिस्टिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने बताया था कि पेयर का ऑप्शन, कि यहाँ पे पेयरिंग अलाउ कर रहा है जेम पोर्टल, नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अलाउ, पेयर बाय रीसेलर नॉट अलाउ। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, पहले लिख दिया था
कि इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट सेल कर सकता है कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओईएम। तो यहाँ पे रीसेलर को उसके प्रोडक्ट पेयर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पेयर क्या होता है, सेल दिस आइटम करके पेयर कॉपी करते हैं हम उसे। मतलब ओवरऑल आप ये समझिए, कोई भी आप किसी भी ओईएम का प्रोडक्ट अपने अकाउंट में अपलोड ही नहीं कर सकते Q1 कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट अपलोड हुए होंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अप्रूवल फॉर रीसेलर टू पेयर विद कैटलॉग। तो यहाँ पे ये ओईएम के बेसिस पे बात है। मान लीजिए आप ओईएम है और आप जैम पोर्टल पे ओईएम भी बन गए, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्या आपको अप्रूवल करना होगा रीसेलर को। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई रीसेलर काम ही नहीं कर सकता, कोई रीसेलर पेयर ही नहीं कर सकता प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अप्रूवल करना ही नहीं। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अप्रूवल से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई आपका ओईएम पैनल होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ ओईएम। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन ओईएम बन सकता है, कौन कौन बन सकता है। पहला ऑप्शन तो यही हो गया, आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। इसके बाद आपका जब आपको ब्रांड अप्रूवल करना होता है, जब आप वेंडर असेसमेंट करा लेते हैं और ओईएम बन जाते हैं, उसके बाद आपको अपना ब्रांड भी अप्रूवल कराना होता है। तो उसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए या आपके पास आपका एक अनरजिस्टर्ड ब्रांड होना चाहिए। मतलब आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो ये हुआ, आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, उस ट्रेडमार्क अप्लाई किया, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ गया, अप्रूव हो गया, आर का सर्टिफिकेट मिल गया आपको। इसके बाद आ जाता है अनरजिस्टर्ड ब्रांड। मतलब आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है बट वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, आर का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उस केस में भी आप अपना ब्रांड अप्रूवल करा सकते हैं। बस आपके ब्रांड के ऊपर लिखा हुआ है UR, रजिस्टर्ड में आएगा R और आपके में आएगा UR। इसके बाद आ जाता है अनब्रांडेड। आप मैन्युफैक्चरर तो है लेकिन आपने अभी तक कोई अपना ब्रांड नहीं बनाया है, तो उस केस में भी आपको ओईएम पैनल मिल जाएगा, आपका ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा आपकी फैक्ट्री के नाम पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है कैटलॉग अपलोड बाय। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कैटलॉग इस कैटेगरी में Q1 कैटेगरी में कौन कौन प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकता है। जो प्रोडक्ट अपलोडिंग की बात होती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन अपलोड कर सकता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ हमारा कैटलॉग अपलोडेड बाय। तो यहाँ पे कैटलॉग सिर्फ अपलोड करने का जो ऑप्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ओईएम को मिलेगा, जो भी है ओईएम को ही मिलेगा। मतलब आप ओईएम हैं तो आपको कैटलॉग अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज रीसेलर इस कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकता। इसके बाद अप्रूवल फॉर न्यू कैटलॉग बाय ओईएम। तो अगर यहाँ पे जब रीसेलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ओईएम को कोई कैटलॉग अप्रूव करने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। अप्रूवल ऑफ जैम कैटलॉग बाय जैम टीम। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे मेन टॉपिक है, यहाँ पे इसको समझिए। ये दोनों जो है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये ब्रांड वाली और आपकी अप्रूवल वाली, ये दोनों एक साथ मैच करती है लाइन। तो ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, आप ओईएम है, आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किया जैम पोर्टल पे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये बात की जा रही है क्या जैम पोर्टल की टीम उसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद उसको अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। तो अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दिया है, यहाँ पे अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दिया है, ये वाला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लगाया है, तो उस केस में क्या है, आप जैसे ही प्रोडक्ट अपलोड करेंगे आपका प्रोडक्ट तुरंत पब्लिश हो जाएगा। जैम पोर्टल की टीम उसको चेक नहीं करेगी, वो आपके एंड पे ही अप्रूवल हो जाएगा उस कैटलॉग का। लेकिन अगर आपने या तो अनरजिस्टर्ड ब्रांड दिया है चाहे अनब्रांडेड दिया है, तो उस केस में क्या होगा, आप जब कैटलॉग क्रिएट कर देंगे, कैटलॉग क्रिएट करने के बाद जैम पोर्टल की बैकएंड टीम उस कैटलॉग को वेरीफाई करेगी, सारी चीज़ें चेक करेगी। अगर उन्हें लगता है हाँ ये जो प्रोडक्ट में डिटेल दी गई है वो ट्रू एंड करेक्ट है, तो उस केस में वो प्रोडक्ट आपका अप्रूव होगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, आप ओईएम में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके बिहाफ पे ही अप्रूव हो जाया करेगा। लेकिन आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, तो जैसे ही आप अपना कैटलॉग अपलोड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका कैटलॉग जैम पोर्टल की टीम वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूव होगा। अगर उसमें कोई गलती दिखेगी तो जैम पोर्टल की टीम आपके कैटलॉग को रिजेक्ट कर देगी या आपके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी। ये सारी चीज़ें कैटलॉग पे ऑब्जेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी अगली क्लासेस में कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अब कवर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये दिया जा रहा है हमारा, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद दिया जा रहा है कैटलॉग डिस्प्ले मार्केट प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपका कैटलॉग जो है वो किस तरह से दिखेगा, क्या नाम लिखा हुआ आएगा, मतलब आपके कैटलॉग पे क्या लिखा हुआ आएगा, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। तो वो एग्जांपल, वो ये भी जो रिलेट करता है आपका, ये भी रिलेट करेगा डायरेक्टली आपके ट्रेडमार्क से कि ट्रेडमार्क में आपके ट्रेडमार्क का टाइप क्या है। देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो उस केस में आपके ट्रेडमार्क पे जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना XYZ ब्रांड, ऊपर में लिखा आएगा छोटा सा सिंबल R, मतलब ये XYZ ब्रांड है और ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर आपका ब्रांड
अनरजिस्टर्ड है, मतलब आपने अप्लाई किया हुआ है और वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या लिखा हुआ आएगा, XYZUR, मतलब आपने जो भी ब्रांड बनाया था, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बिजहेल्प ब्रांड है, मेरा बिजहेल्प अगर रजिस्टर्ड होगा तो बिजहेल्प उसके ऊपर R लिखा आएगा। अगर मेरा बिजहेल्प रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या लिखा आएगा, बिजहेल्प उसके ऊपर मार्क UR अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे लिखा आएगा ब्रांड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय OEM नेम। इस तरह से आपके प्रोडक्ट का नाम लिखा आएगा। इसी तरह से अनब्रांडेड में भी आपका कैटलॉग अप्रूव हो जाएगा, लेकिन वहाँ लिखा क्या आएगा, अनब्रांडेड। अनब्रांडेड कैसे, मैन्युफैक्चर बाय OEM नेम, अनब्रांडेड और आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा, वो इस तरह से आपका मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट शो किया जाएगा। ये ब्रांड की हेडिंग दिखाई जाएगी कि आपके ब्रांड का टाइप क्या है। ये जो अभी मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ Q1 का बता रहा हूँ। Q1 में आपको ये तो सबको क्लियर हो गया कि Q1 में जो सेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन सेल कर सकता है, एक OEM ही, रीसेलर सेल नहीं कर सकता, लेकिन आप OEM है तो उस केसेस में, ठीक है। अब इसके बाद जो आ जाता है हमारा कि स्टॉक डिस्प्ले इन मार्केट प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग एस, तो जो भी मतलब प्रोडक्ट दिखेगा, प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में दिखेगा और उसमें प्रोडक्ट पे जो शो करेगा कि सोल्ड बाय हर एक प्रोडक्ट में क्या आएगा, OEM ही आएगा, क्योंकि जब रीसेलर है ही नहीं तो OEM ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद अंडरटेकिंग टू प्रोवाइडेड चेंज डॉक्यूमेंट बाय रीसेलर, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग का एक ऑप्शन होता है कि जब भी आप किसी कैटलॉग को अपलोड करते हैं उसकी अंडरटेकिंग लेनी होती है आपको कि इसकी सारी डिक्लेरेशन मेरी है, इसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी आती है, कोई भी लीगल इलीगल कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा। तो इस केस में रीसेलर को तो है ही नहीं, कोई रीसेलर का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उस प्रोडक्ट पे, चाहे उसके ऊपर लीगल या इलीगल कोई भी एक्शन होता है, तो उस केस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ OEM की बनेगी। तो ये था हमारा Q1। देखिए सिंपल सा है, अगर आप रीसेलर है तो आपके केस में क्या है, अगर आप रीसेलर है तो आप Q1 में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं क्वाड्रेंट 1 में उनको सेल नहीं कर सकते। और Q2 में क्या है, Q2 में आप प्रोडक्ट तो सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले OEM से एक ऑथराइजेशन कोड लेना होता है, वो ऑथराइजेशन कोड लेना होगा, उसके बाद आप Q3 में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, Q2 में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब आ जाता है Q3 की बारी। Q3 में क्या है, आप जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को पेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट के ऑनर जैम पोर्टल पे एज अ OEM रजिस्टर्ड होंगे, तो उस केसेस में क्या होगा, आप जैसे किसी भी कैटलॉग को क्रिएट करेंगे वो प्रोडक्ट क्या होगा, OEM के पास जाएगा। अगर OEM आपका वो प्रोडक्ट अप्रूव करता है तब आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, अदरवाइज सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी Q3 में क्या है, आपको अनब्रांडेड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड ओनर से टाई अप नहीं है आपका और आप जेनेरिक प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो उस केस में आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए Q3 में आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर लीजिए, आपका हेडेक काफ़ी कम हो जाएगा। ऑथराइजेशन वगैरह या ब्रांड ओनर की डिटेल लेनी, इससे आप काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे, आपको ओवरऑल ऑथराइजेशन कोड नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। Q4 में बहुत ही जनरल प्रोडक्ट होते हैं, स्टेशनरी आइटम ये सब हो जाते हैं हमारे, तो Q4 में आप सभी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और इसमें बहुत मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके अप्रूव हो जाते हैं। यहाँ पे OEM का रोल काफ़ी कम होता है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेंट का कि बेसिकली क्वाड्रेंट होते क्या है, क्वाड्रेंट में कैसे सेल करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है।